नमस्कार दोस्तों। आज हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत उपन्यास के तत्वों पर चर्चा करेंगे। आज के हिंदी उपन्यास की रूप रचना पाश्चात्य उपन्यास शिल्प से प्रभावित है। अतः उपन्यास के तत्वों का विवेचन पाश्चात्य उपन्यास शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। पाश्चात्य कथा शास्त्र में उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु। उपन्यास में कथा वस्तु का सर्वाधिक महत्व होता है। जो तत्व रीढ़ की हड्डी के समान सारी घटनाओं को गतिशील बनाता है उसे कथानक कहते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु में कार्य कारण संबंध प्रमुख होता है और आगे की घटनाओं का कोई न कोई उचित कारण दे दिया जाता है। उपन्यास विषय एक सामान्य घटना से लेकर राज्य क्रांति तक हो सकता है तथा एक पशु से लेकर कोई महामानव तक उसका नायक हो सकता है, किंतु बिना मौलिकता के उपन्यास की सफलता और महानता स्वीकार नहीं की जा सकती। उपन्यास की कथा वस्तु इतनी छोटी न हो कि उसमें सौंदर्य उत्पन्न ही न होने पाए और न इतनी अधिक बड़ी हो कि आगे पढ़ते चले जाए और पीछे का भूलते जाए। कथा वस्तु का पूर्ण निर्वाह प्रारंभ से अंत तक होना चाहिए। सभी उलझने अंत तक पहुँचते पहुँचते समझ जानी चाहिए। कथा वस्तु ऐतिहासिक हो या काल्पनिक, किंतु लेखक को न्यूनाधिक रूप से अपनी कल्पना का आश्रय लेकर उसे सरलता एवं प्रभाविकता प्रदान करनी होती है। कथा वस्तु जीवन से संबंध किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक, साहित्यिक हो या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हो या पौराणिक या रोमांटिक हो या जासूसी। उत्तम कथा वस्तु में संगठन, अनुपात, घटनाओं का सहज विकास, रोचकता, गति, स्वाभाविकता, मौलिकता तथा सत्यता के गुण विद्यमान रहते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु में मानव जीवन की परिस्थितियों एवं उनकी समस्याओं का ऐसा सजीव चित्रण होना चाहिए जो बिल्कुल सत्य और यथार्थ होते हुए भी रोचक हो। समाज के आदर्श चरित्रों के माध्यम से उपन्यास में प्रकट होते हैं। जीवन के उत्थान और मनोवैज्ञानिक चित्र उपन्यास की कथा वस्तु में होता है। उपन्यास में चित्रित घटनाएं सीमित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सभी घटनाओं में एक श्रृंखला होनी चाहिए जिससे वह समन्वित रूप से एक प्रतीत होती हो। सामान्यतः उपन्यास की कथा वस्तु प्रत्यक्ष प्रणाली या आत्मकथात्मक प्रणाली अथवा पत्र प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास का दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। उपन्यास में चित्रित घटनाएं जिनसे संबंधित होती है या जिनको लेकर उन घटनाओं का घटित होना दिखाया जाता है वे पात्र कहलाते हैं। पात्रों के बिना कथानक नहीं चल सकता। उपन्यास का विषय मनुष्य जीवन संबंधी होने के कारण पात्रों का चयन समाज के सभी वर्गों से किया जा सकता है। विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के पात्र उपन्यास में होते हैं। समाज में कोई भी दो प्रणाली एक जैसी नहीं होती, हर एक में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। चरित्र में इस भिन्नता को स्पष्ट करना उपन्यासकार का कर्तव्य माना जाता है। इस संदर्भ में प्रेमचंद कहते हैं, किन्हीं भी दो आदमियों की सूरतें नहीं मिलती, उसी भांति आदमियों के चरित्र भी नहीं मिलते। जैसे सब आदमियों के हाथ पांव, आंखें, कान, नाक, मुंह होते, पर इतनी समानता पर भी जिस तरह उनमें विभिन्नता मौजूद रहती है, उसी भांति सब आदमियों के चरित्र में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएं होती है। यही समानता और विभिन्नता दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य होता है।
चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं, किंतु मुख्य रूप में वर्णनात्मक प्रणाली और अभिनयात्मक प्रणाली, ये दो पद्धतियाँ प्रचलित है। सामान्यतः चरित्र 4 प्रकार के होते हैं: वर्णन प्रधान चरित्र, व्यंग्य प्रधान चरित्र, आदर्श चरित्र, यथार्थ चरित्र। वर्ग प्रधान चरित्रों में जातीय विशेषताओं का चित्रण होता है। व्यक्ति प्रधान चरित्रों में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत विशेषताएं अंकित की जाती है। आदर्श चरित्र में किसी पात्र विशेष के जीवन में आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की जाती है। और यथार्थवादी चरित्रों में पात्र विशेष माध्यम से जीवन की यथार्थता का अंकन किया जाता है। इसमें पात्र देव, असुर अथवा मानव किसी भी कोटि के हो सकते हैं। चरित्र चित्रण के लिए मौलिक स्वाभाविकता, अनुकूलता, सजीवता, सहृदयता आदि गुणों का होना आवश्यक है। कथोपकथन। कथोपकथन को उपन्यास का आवश्यक तत्व माना गया है। उपन्यासकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कथोपकथन संगत, सजीव एवं स्वाभाविक हो। अधिक लंबे कथोपकथन नीरस लगने लगते हैं। उपन्यास की स्वाभाविकता कथोपकथन पर निर्भर करती है। कथोपकथन से उपन्यास में नाटकीयता आ जाती है, अतः यथासंभव उनमें पात्रों के मनोभावों, संकल्प, विकल्पों, प्रतिक्रियाओं आदि का भव्य चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। नाटक की तुलना में उपन्यास में कथोपकथन विस्तृत होते हैं। उपन्यास में चित्रित पात्र उनके अनुकूल स्वाभाविक मनोविज्ञान की उपयुक्तता और उपन्यास की रोचकता और आकर्षण को बनाने वाली अभिनेता का दृष्टा आवश्यक है। देशकाल वातावरण। देशकाल के अंतर्गत किसी भी समाज या राष्ट्र धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज आदि आते हैं। उपन्यास में चित्रित घटना की सजीवता में वृद्धि करने के लिए वातावरण उपयुक्त सिद्ध होता है। देशकाल तथा वातावरण के चित्रण में सूक्ष्मता का ध्यान रखना चाहिए। इसको सरस बनाने के लिए इसमें कल्पना का भी टूट देना चाहिए। भाषा शैली। डॉक्टर श्याम सुंदर दास शैली की परिभाषा कर बताते हुए कहते हैं, भाव, विचार और कल्पना तो इसमें नैसर्गिक अवस्था में वर्तमान रहती है और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी इसमें रहती है। अब यदि उस शक्ति को बढ़ाकर संस्कृत और उन्नत करके हम उसका उपयोग कर सके तो उन भावों, विचारों और कल्पनाओं के द्वारा हम संसार के ज्ञान भंडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं। लेखक की अभिव्यक्ति का साधन शैली है और भाषा उसकी सहायिका है। उपन्यास की भाषा जनजीवन में जितने ही समीप होगी वह उतना ही सरल हो लगेगा। पाठक आकृष्ट होंगे। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के स्वाभाविक प्रयोग से उसमें सजीवता आती है। भाषा शैली को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए उपन्यासकार को हास्य और व्यंग्य का यथोचित प्राविधान करना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा शैली से उपन्यास में प्रवाह एवं प्रांजलता जैसे गुण स्वतः आ जाते हैं। उद्देश्य। उपन्यास को जीवन की मीमांसा करते हुए कलात्मकता के सौंदर्य की रक्षा भी करनी चाहिए। वस्तुतः सौंदर्य को सहभागी बनाकर जीवन, दर्शन और आनंद का समन्वयात्मक चित्रण करना उपन्यासकार का लक्ष्य होता है। मुंशी प्रेमचंद ने मानव चरित्र पर प्रकाश डाला है और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का लक्ष्य माना है, जो संगत होता हुआ भी कुछ संशोधन की मांग करता है। स्वयं भार मुक्त होना और दूसरों को आनंद देकर युग से परिचित करना साहित्य का उद्देश्य होता है। उपन्यास चाहे सुखांत हो या दुखांत, दोनों में आनंद की अनुभूति होती है और इसी अनुभूति की सिद्धि कर सकने पर लेखक का यत्न सफल होता है। शाश्वत जीवन मूल्यों और प्रश्नों की व्याख्या करने वाले कलाकार की ही कृति अमर होती है। इस प्रकार इन्हीं की साधना करना उपन्यासकार का लक्ष्य होता है। धन्यवाद।